हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। हम अक्सर बात करते हैं और आज भी करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं। इसके अलावा आजकल जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी बातें, क्योंकि नए चीफ जस्टिस हमारे आ गए हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद। तो उस हवाले से भी बड़ी सारी खबरें चल रही हैं और साथ में ब्रिक्स समिट चल रही है, तो वो इंटरनेशनल एक बड़ी खबर है कि वहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, साउथ अफ्रीका के डेलीगेशन और 36 कंट्रीज़ के डेलीगेशन और 22 कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स मौजूद हैं। तो वेस्ट के लिए भी एक दर्द सर जैसे नज़र आ रहा है कि इस वक़्त कि पूरी दुनिया जैसे इकट्ठी हुई है व्लादिमीर पुतिन के पास। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा 26 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट इससे पहले हो चुकी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 26 ऑलरेडी हो चुकी है 2-3 दिन पहले। लेकिन जो वावेला हमने देखा यहाँ पर इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में, पता नहीं इससे पहले भी हुआ या नहीं हुआ। कम से कम मेरी हद तक मैं अगर कहूँ तो इस तरह की चीज़ नहीं देखी, लेकिन इस दफ़ा देखा। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही थी, कोई गायब हो रहा है, कोई एमएनए गायब हो रहा है, कोई सेनेटर गायब हो रहा है। कहते जी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, उनके पार्टी वाले कह रहे मसला क्या है? तो वाक़ई ये अमेंडमेंट इतनी इम्पोर्टेंट थी, जैसे हमारी ज़िंदगी मौत का मसला था या है, या वैसे ही कुछ था? इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए, जैसे कि आप लोग सबको पता है, लॉ एक्सपर्ट हैं, खुद बाय प्रोफेशन बैरिस्टर हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप उनको देखते रहते हैं। मुनीब कादिर साहब ने मुझे जॉइन किया। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me on your show again. मुनीब, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं अपने लोकल मुद्दों से। 26 अमेंडमेंट में बड़ा ले दे, कोई कहते हैं जी मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज़्ड कर दिया गया, कोई कहते हैं नहीं पहले भी था, अब ज़्यादा खुलकर सामने आया। आप क्योंकि ज़्यादा कानून को बेहतर समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी 25 अमेंडमेंट्स इससे पहले भी 26 ये हो गई। क्या वाक़ई ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला था, या कुछ और था? कुछ मतलब लोगों को शायद, जैसे हम शो से पहले बात करें कि कुछ लोगों को फ़ायदा है, कुछ को नुकसान है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा को है या नुकसान ज़्यादा को? बात इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है किसको, जो इस वक़्त रियासत में बैठे हुए हैं, स्टेट मशीनरी में बैठे हुए हैं। यानी पीपल पार्टी का तो हम सबके सामने है कि बिलावल भुट्टो वाज़ स्वेटिंग इट आउट, ठीक है? वो तो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर भाग रहे थे कि किसी तरीके से ये 26वीं तरमीम आ जाए। तो वो तो इस वक़्त या बड़े खुश होंगे बिकॉज़ ही इज़ बीन एबल टू मैन्यूवर एंड मैनिपुलेट थिंग्स इन हिज़ फ़ेवर। और बिलावल भुट्टो का ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। या अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की नो की जरूरत क्या महसूस हुई थी? और फिर वो मौलाना फजल रहमान जैसे उसके आगे इतनी ज्यादा लॉबिंग की, पीटीआई ने भी की, या पीपल पार्टी ने भी की, नून लीग ने भी की। तो फिर मौलाना को खुश करने के लिए बिलावल वगैरह ने कह दिया चलो ठीक है यार, हम तुम्हें कंसेशन दे देते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। लेकिन अब अगर ये देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, इट्स अ कोर्ट विद इन अ कोर्ट। सो ये एक नई अदालत ही बन गई है डिफेक्टो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। और वो इस तरह से कि अब ये जो 26वीं तरमीम है ये कहती है कि एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सॉरी, एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सिर्फ वो ही आईनी केसेस को सुन सकता है। लेकिन इधर एक लूप होल रह गया। वो लूप होल ये है जी। कि क्या क्या क्राइटेरिया क्या है ये समझने का कि ये केस एक मामूली केस है जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, या ये आईनी केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुनना होगा। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आइन का कोई एंगल होता है, या और सियासत का भी एंगल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सो उसी तरह से कोई कत्ल का भी केस अगर आ जाए, उसमें भी कोई ना कोई आइन का हो सकता है एंगल। या सो अब ये लाइन ब्लर हो सकती है और ये हुकूमत के फेवर में भी जा सकती है, लेकिन अगर जजेस एंड पर किसी और साइड की हो जाए तो हुकूमत के खिलाफ भी जा सकता है। सो बात ये है कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी ये जीत हुई है, बिल्कुल हुई है, शॉर्ट टर्म में हुई है, अभी तो हुई ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिस कैन गो, ये वो दो धारी तलवार नहीं होती है, वो है ना, तो दिस कैन इवन गो अगेंस्ट देम। इन्होंने ओके। जो इस वक्त एक क्रिएट कर दिया है वो एक ड्रैकुला है, क्योंकि असल में अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब नून लीग और पीपल पार्टी को तो लग रहा है उनको बहुत पावर मिल गई है इससे, लेकिन लॉन्ग रन में किसको पावर मिली है, क्या वो कहना मुनासिब है? क्या आप पाकिस्तान में कह सकते हो, नाम ले सकते हो, या बस ये हम्म। समझने की बात है? तो वो समझ जाएं कि दरअसल ये जीत किसकी हुई है, फतेह किसकी हुई है।
हाँ, अब ये इस तरह से है कि 14वीं शब को कहाँ चाँद कोई ढलता है। ये हाल हुआ है इस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह का, ओके। कि जब बाराती बारात लेकर अभी निकले ही थे घर से, डोली सजी ही थी, तो पता चला कि अब रुख़्सती में जो दुल्हन है वो मंसूर अली शाह नहीं है, जो उस डोली में बैठेंगे, वो अब कोई और है। हुँ, सो ये इतनी देर से मंसूर अली शाह न्यू फॉर श्योर ही वाज गोइंग टू द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अब कल वो रिटायर कर रहे हैं ना, नहीं कल नहीं यानी 26 को वो जी। जस्टिस काज़ी फायज़ी साहब, ठीक है? तो उसके बाद तो इन्होंने ही होना था। बट एकदम से क्या हुआ है कि ये फटाफट बड़े सीक्रेटिव तरीके से कोई ड्राफ्ट सामने नहीं लाया गया। काफ़ी देर तक ये टीवी पे बैठे तज्ज़ियाकार भी सोच रहे थे कि होगा क्या उसके अंदर, क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी यानी मतीउल्लाह जान साहब और वो कौन जी। है दूसरे? असद अली तूर। तो इन्होंने असद तो कहा इन्होंने कहा बस काज़ी फ़ायज़ ईसा तो एक्सटेंशन ले रहे हैं सिर्फ़ एक बंदे के लिए कह किया रहे जा रहा माँग है। रहे हैं, ये ले नहीं रहे, कह रहे माँग रहे हैं, बाकायदा कह बाद रहे हैं में कि मुझे एक्सटेंशन एंड पे चाहिए। हो रहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा तो खुशी-खुशी कह रहा है कि मैं तो यार जा रहा हूँ, मैं तो पुग गया और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो एक तो या इन व्लॉगर्स की और जर्नलिस्ट्स की क्रेडिबिलिटी यस, पे भी सवालिया निशान उठ रहा एब्सोल्यूटली है। राइट। बहुत लेकिन ज़रूरी। साथ में इस तरह से है कि ये जो एक नया एक क्राइटेरिया आ गया ना कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा? चीफ जस्टिस बनेगा जो कि 3 सबसे बुड्ढे यानी 3 सबसे जो सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट में जज, उनमें से कोई एक है जो कि बनेगा। तो यानी आइंदा के लिए जो पोटेंशियल चीफ जस्टिसेस हैं, उनके बीच में अड्डा डाल दिया, मुकाबला डाल दिया। और मुकाबला किस चीज का? कि हम में से सबसे ज्यादा वफादार कौन है हुकूमत वक्त का, और जो हुकूमत के पीछे बैठे हुए हैं उनका सबसे ज्यादा वफादार कौन है। पहले क्या होता था ना कि वफादार हो या नहीं हो, बस जो सबसे ज्यादा बड़ी उम्र का है, जो सबसे ज्यादा सीनियर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, नेक्स्ट उसने बनना है बस, गिवन। अब उसके जो भी व्यूज क्यों ना हो, हुँ, उससे एक हद तक एक जुडिशियल इम्पार्शियलिटी गारंटी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने कंपटीशन डलवा दिया 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कि या तुम में से कोई एक चुना चुना जाएगा। कौन चुना जाएगा? अच्छा, जिसको वो पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट करेगी। पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी में कौन बैठा हुआ है? 12 लोग। अभी तो जो ये अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 12 लोग बैठे हुए हैं, 8 नेशनल असेंबली से, 4 सेनेट से। अच्छा, अब हुकूमत कहती है यानी नून लीग वाले और अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जी ये स्पेशल कमेटी के अंदर ऑपोजिशन के लोग भी तो बैठे हुए हैं, तो उनकी हाँ, भी एक बिल्कुल। आवाज है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि जी ये इसमें फेवरेटिज्म हो रहा है? या आप कैसे कह सकते हो कि हुकूमत बैठ के कंट्रोल कर रही है जजेस की अपॉइंटमेंट को और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को? ऑपोजिशन वाले भी तो बैठे हैं। अब बात ये है कि 8 लोग तो इनमें से हुकूमत के ही है ना, यानी कि हुँ, 4 आप कह लो नून लीग के, 3 पीपल पार्टी के, तो वो तो एक साइड पे ही हो गए। 1 एमक्यूएमबी जो कि आप उसको भी रेन इन कर सकते हो, तो ये सारे तो वो नून लीग और पीडीएम वाला टब्बर हो गया ना। जी। बाकी 4 को आपने सजावट के तौर पे बैठा दिए, लेकिन अगर वो ना भी डालते हैं तो बस आपको 8 की मेजॉरिटी चाहिए सेलेक्ट कमेटी के अंदर और आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस लग जाएगा। तो दरअसल फिर बात यही है कि अभी कौन है जो कि सेलेक्ट कमेटी में बैठा हुआ है, दरअसल किसकी चलती है? हुकूमत की। और चुन फिर कौन रहा है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेगा? हुकूमत चुन रही है। हुँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब चुन रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये तो आप ऐसा समझें जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद आकर बैठ गए हम जुडिशियल बेंच पे। ये कैसा लगे कि जुडिशियल रिव्यू का हुँ। केस है, हुकूमत के खिलाफ आ रहा है, तो आगे जुडिशियल पैनल पे ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं या अताउल्लाह तारड़ साहब बैठे हुए हैं। ये मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि अगर चुनने वाली ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन 8 लोगों में से जिनकी मेजॉरिटी चाहिए, उनमें से एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो फिर तो हैंड पिक्ड आपके कैबिनेट मेंबर्स के लोग आकर बैठ गए अदलिया पर, और वो आपका चीफ जस्टिस है। फिर जो बाकी के जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसको एक जुडिशियल कमीशन पकड़ेगी। अब उधर भी जो रूलिंग पार्टी है, वो दरअसल डोमिनेट कर रही है, हुँ। हालांकि उस पर भी ऑपोजिशन पार्टी बैठी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा मुनीब मतलब हमारे जुडिशरी के ऊपर 130वाँ या 135वाँ हमारा इंटरनेशनल जब हम रैंकिंग देखते हैं तो उसका नंबर है। अभी आईसीजे का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि यार एक बहुत बड़ा ब्लो है पाकिस्तानी जुडिशरी के लिए। पहले हमारे ऊपर बहुत सारे मैं ये नहीं कहता कि कोई दुनिया के किसी और कंट्री पे क्वेश्चन नहीं रेज़ होते या किसी और चीज़ पे नहीं होते, लेकिन हम पहले ही बदतर हालात में अब बदतरीन की तरफ हम लेके गए हुए हैं। तो हम क्या चाहते आखिर क्या है कि हम जब हमारे आर्मी चीफ
का आना होता है, तो एक अजीब-सी जिसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट भी होती है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। हालाँकि दुनिया में तकरीबन हर कंट्री की आर्मी है और उसका चीफ भी होता है। ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। दुनिया में कोर्ट्स भी हैं, हाईएस्ट कोर्ट होती हैं, उसके चीफ जस्टिस होंगे, इंडिया के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, बाकी दुनिया के भी। लेकिन इधर ऐसा क्यों हम चाहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत है तो मैं कहता हूँ जी मेरा बंदा होना चाहिए था। हालाँकि वो गलत साबित हुआ है। हिस्ट्री अगर हम खोल के देख लें तो हमेशा गलत वो जनरल ज़िया का आना हो, वो जनरल अयूब का आना हो, वो हमारे जनरल मुशर्रफ का आना हो या किसी और का आना हो, हम हमें मतलब उन लोगों को मुँह की कहानी पड़ी जिन्होंने ये फैसले किए, लेकिन फिर भी वो सुधरते नहीं हैं। वही कर रहे होते हैं जो चलता हुआ आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ना सिविलियन लीडर्स का नहीं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का सिक्का चलता है। सो एस्टैब्लिशमेंट यानी आपका जौन-सा पूरे का पूरा आप कह लो जो सिक्योरिटी apparatus है, जो आपकी पूरी जिनको हुसास इदारे कहते हैं, वो उनका जो एक पूरा गठबंधन है, वो एस्टैब्लिशमेंट कहलाता है पाकिस्तान में। और एस्टैब्लिशमेंट का सही, ये जो वर्ड है ना, ये हर मुल्क में ज़रा इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पाकिस्तान में लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? वही या हमारे ज़हन में एकदम से फ़ौज आती है या हमारे ज़हन में कोई बिल्कुल, वो एजेंसियाँ आती हैं। इस तरह के वर्ड्स सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं जब हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, और ये एक ओपन सीक्रेट है। और काफ़ी पाकिस्तानी लोग तो इस पे फ़ख्र भी करते हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो शॉट्स कॉल करता है वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट ही है। और इवन जब पीटीआई की भी हुकूमत थी तो वो बिलावल कहा करते थे ना, ये तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। तो वो हाँ, कठपुतली कहते या थे इमरान खान को। या अब आज ये भी इनको भी कठपुतली कहा जा रहा है। तो अगर ये सारी कठपुतलियाँ ही हैं, एक पपेट होने के लिए पपेटियर भी तो चाहिए होता है ना, तो पपेटियर कौन है? हाँ, उसको हम लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। तो हुँ, इस वजह से जब कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की भी बात होती है तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी मचती है कि आर्मी चीफ कौन सी पार्टी की साइड का है। बिल्कुल, जो भी लास्ट टाइम भी हुआ था कि पीटीआई ने कितनी कोशिश की कि जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनकी अपॉइंटमेंट ना हो, और ना वो हो, जनरल फैज को लाना चाह रहे थे क्योंकि उन सियासी पार्टियों को पता है कि उनकी जौन सी पॉलिटिकल लाइफ है वो डिपेंड ही इस पे करती है कि बिल्कुल, उनको अगर वो उसकी पैट्रनेज मिल जाए जो इस वक्त का आर्मी चीफ है, बिकॉज इस वक्त का आर्मी चीफ इज द बॉस। हुँ, लेकिन जो हमने जनरल बाजवा की दफा देखा, ही स्टार्टेड ऑफ एज इमरान खान सिंपथाइजर एंड एंड पे ही बिकेम इमरान खान आर्च राइवल या एंड फो। बिल्कुल, तो अगर ये सियासी पार्टियों को लगता है कि जो आर्मी चीफ की पोजीशन में बैठा है वो उन्हीं की साइड का है क्योंकि वो एट अ गिवन टाइम उनके टूवर्ड सिंपैथेटिक दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज आर्मी चीफ का भी जो सा विजन है और जो व्यू है वो बदल सकता है। लेकिन ये कि मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ कि कौन सी सियासी पार्टी के टूवर्ड्स आर्मी चीफ का ज्यादा रुझान नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान में नहीं रहते उनके लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बातें होंगी कि हुँ, लेकिन आई मीन इज डज इट मैटर किसी भी मुल्क में, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में क्या कभी ये मैटर करता है कि आर्मी चीफ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की साइड पे है? बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो डेमोक्रेसीज में और ये नामुमकिन नहीं है बल्कि यही यही आमतौर हुँ, पे होता है दुनिया भर में कि आर्मी या चीफ पॉलिटिकली न्यूट्रल होती है। बट फिर खान साहब ने बिल्कुल, कह दिया था कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। तो इसका मतलब कि ये जो खान साहब भी कहते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और पीटीआई वाले भी कहते हैं हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में, सिर्फ ये हमारा मुतालबा है हमें फिर से गोद में बिठा लो। और हम ले में आओ। क्या कमी है? हम ये नूली ये पटवारी जाले इनसे बेहतर हम कर सकते हैं। हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? ताबेदारी चाहिए, हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर अब उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। इमरान खान ने साबित कर दिया है कि क्योंकि इमरान खान खुद से बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे हर कोई खुद से मोहब्बत करता है और इसमें कोई या बुराई नहीं है, लेकिन खान साहब ज़रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करते हैं खुद से मोहब्बत। वो अपने खुद के सबसे बड़े फैन हैं। तो खुद खान से साहब ने एक बात ज़रूर साबित की है पिछले कोई 2 सालों में कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है मुल्क की वर्सेस इमरान खान, अगर ऐसा हो जाए इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर वो इमरान खान को इस सबसे ऊपर मानते हैं। जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं जिधर एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, या लेकिन इवेंचुअली वो जॉन से है ना वो बेचारे वापस आ जाते हैं, दे कम अराउंड। खान ने कहा है कि नहीं, मैं अपने आप को इतना बिग थिंग समझता हूं कि मैं बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने को तैयार हूं,
बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे गोद में नहीं बिठाओगे तो मैं जगह-जगह पर तुम लोगों को जाकर बदनाम करूँगा। लेकिन लड़ाई किस चीज़ की? गोद में बिठाने की। अब ये या दूसरी तरफ आप अगर देखें ये बीएनपी, मेंगल इन सारों को या इवन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसको बैन या कर दिया गया। बिल्कुल। इन सब की जौन-सी लड़ाई है ना, वो इस चीज़ के बारे में नहीं है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट गोद में बिठा ले। बल्कि इनकी ये एक जद्दोजहद है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरवेंशन से एक एलर्जी सी है, एग्ज़ैक्टली, जो कि पीटीआई को नहीं है, पीटीआई को नहीं है। बिल्कुल सही। पीटीआई इज़ वेरी एग्री। मच बिकॉज़ खान साहब जेल में जाने से पहले वो जब इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हो नहीं सकता ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट को आउट ही कर दो बिल्कुल सियासत से, ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज़ दिस इज़ नॉट हाउ पाकिस्तान वर्क्स। तो फिर ऑटोमैटिकली हुँ। खान साहब के ये कहने का मतलब है यार मुझे गोद में बिठा लो। तो ये हकीकी आज़ादी नहीं है फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, मुनीब, 2 चीज़ें हैं, एक तो ख़ैर ब्रिक्स की मैंने बात करनी है और अभी रिसेंटली हमने एससीओ समिट को होस्ट किया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो मसले-मसाइल रहे हैं, लेकिन शायद इस विज़िट से थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ग़ालिबन कुछ चीज़ें शायद थोड़ी बहुत, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है लेकिन थोड़ी-सी सेटल डाउन हो। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बात हो गई है कि पहले 5 साल जो गुज़र गए, अब उसको एक्सटेंड किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो मतलब अच्छी एक खबर है, सिख कम्युनिटी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, वो विज़िट करते हैं। इस दौरान ब्रिक्स में हम तो उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी एक अच्छी खासी मतलब ग्रोथ रखते हैं, एक अच्छी खासी जीडीपी है दुनिया की, जिसमें चाइना 18 ट्रिलियन, इस तरह रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और फिर अगर दूसरे कंट्रीज़ को सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा है कि शामिल हो जाए, तो एक बड़ा मज़बूत किस्म का एक ग्रुप बनता है, एक इकोनॉमी के हवाले से। कैसा देख रहे हो और पाकिस्तान के लिए कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं और जाना कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? क्योंकि हम बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हैं, स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से। अच्छा, आपकी ना जो वीडियोज़ होती हैं और मैं उन पे जब कभी आता हूँ, मैं नीचे कमेंट्स भी देखता हूँ और काफ़ी सारे लोग भारत से लिख रहे होते हैं, भिखारी देश, पाखंडी देश, कटोरा पकड़ा है तुम लोगों ने, मदरसा छाप। और अब ये मैंने जब कन्फ्रंट कर दिया है, तो अब तो और इस तरह के कमेंट्स नीचे आएँगे। लेकिन मैं वो कमेंट्स अच्छा। पढ़ रहा होता हूँ, मैं कह रहा होता हूँ कि उसका उस टॉपिक से लेना-देना बन नहीं रहा। मतलब तुम लोग ये कह लो। लेकिन ज़ाकिर नायक की वीडियोज़ के नीचे कहना ज़रूर कह लो, ठीक है। लेकिन यहाँ लिंक नहीं मुझे समझ आ रहा बिकॉज़ ना मैं तो किसी को मक्खन लगा रहा हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई मौलवियों की भी तरफदारी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ही उसका ऑपोज़िट कर रहा हूँ। तो मुझे एक तो उन कमेंट्स से बिल्कुल है, समझ नहीं आ ऐसा रही। ही एक है। बात वाज़िह हो जाती है कि कितना ज़्यादा एक हॉस्टिलिटी है और वो कितने उकता गए हैं और तंग आ गए हैं और वो उन्होंने कहा है ऐसा करो कि चाहे वो इस तरह का लिबरल भी क्यों ना सामने बैठा हो तो उसको पेंट कर दो मदरसा छाप। क्यों क्यों पैदा कौन से देश में हुआ? तू पाकिस्तान में पैदा हुआ, बस फिर तो मदरसा छाप है बाय डिफॉल्ट। सही। सो सही। इसको कहते हैं पेंटिंग एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश एंड स्टीरियोटाइपिंग। ओके, तो वो तो होती रहती है। तो जब इस ओके। किस्म का एक एटीट्यूड है, मुझे बताएं कि मैं ये सुन रहा हूँ कि भारत, ऐसी कोई चर्चा चल रही है कि भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर एंट्रेंस दिलवा रहा है या उसका सोच रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू दैट एंड व्हाई वुड इंडिया डू दैट बिकॉज़ इट डजंट फिट विद द नैरेटिव। वो वाला नैरेटिव जो इस ठीक। वक़्त हमें मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो उनके मासेस हैं उनके अंदर ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राइट। अब वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट क्यों है, वो बहुत लंबी स्टोरी है उसकी। ठीक है, वो लोग कहते हैं ना कि तुम लोगों ने आतंकवाद किया है, तुम्हारे मुल्क ने ये किया, फिर वो 26/11 की बात करते हैं सारा कुछ, और या फिर पाकिस्तान आगे से कहते हैं कि नहीं हम पे तो इल्ज़ाम लगाया गया। एंड ये तू मैं चलती रहती है। लेकिन मैं सिर्फ ये बिल्कुल। कह रहा हूँ कि मासेस बिल्कुल सपोर्ट करते हैं उधर मोदी को, जो कि कहता है कि जी नो टॉक्स विद टेरर एंड नो टॉक्स विद टेररिज्म, एंड देन फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम किधर से टेररिस्ट हो तुम, और तू मैं। इतना जब कम्युनिकेशन गैप है, या इतना ज्यादा जब एक स्टैंड ऑफ है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई वुड इंडिया वांट एंड व्हाई वुड। तो ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है कुछ लोगों की, अब ये तो वक्त बताएगा। पर या पाकिस्तान के लिए क्या ये फायदेमंद है? ऑफ कोर्स है। पाकिस्तान को तो भूल जाए, अभी रशिया के लिए कितना फायदेमंड है। आप देखें ना, बिल्कुल। 36 गवर्नमेंट्स, मतलब 36 वर्ल्ड लीडर्स को मोदी ने, सॉरी प्यूटिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया हुआ है। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। पुतिन वांट्स टू बिल्ड एन अल्टरनेटिव सुपर पावर टू अमेरिका एंड टू न्यू वर्ल्ड चैलेंज। ऑर्डर के ऊपर। बिल्कुल।
सो अमेरिकन हिजेमनी को चैलेंज करना चाह रहा है पुतिन, क्योंकि ये जो एक या यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है तब से, इस पे वो अमेरिका का नैरेटिव अभी यूएन में और इंटरनेशनल क्वार्टर्स में अभी ज्यादा वही स्ट्रांग है कि रशिया आर द बैड गाइज, पुतिन इज द बैड गाय एंड या बाइडेन इज द गुड गाय एंड ट्रम्प इज अ थ्रेट बिकॉज ही इज प्रो पुतिन। सो उस सब की अंदर आई थिंक कि सबसे ज्यादा बेचैनी तो अभी इंडिया पाकिस्तान को इंसान भूल जाए थोड़ी देर के लिए, सबसे ज्यादा बेचैनी तो यूरोपियन यूनियन, या अमेरिका, इन सबको हो रही होगी, क्योंकि अब वो मोदी और पुतिन की हंसते हुए हाथ मिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, तो राधा कैसे ना झले। शी जिनपिंग। राधा कौन? यानी अमेरिका। लेकिन अब वो जानते हैं कि वो इंडिया के साथ भी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए साउथ एशिया में फिर वो बिल्कुल ही अमेरिका की एक जो आवाज है और जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो जाती है अगर वो इंडिया से पंगा ले बैठे। और इंडिया से पंगा उनका हो रहा है, क्योंकि जो कनाडा के अंदर वो जो ट्रूडो ने हाँ, बातें की हैं भारत के बारे में कि जी इन्होंने हमारी सॉइल के ऊपर वो खालिस्तानी बिल्कुल, को और वो एक सिख डिसिडेंट को मरवा दिया, और वहां वाशिंगटन, वो व्हाइट हाउस कह रहा है कि जी बिल्कुल, इन्होंने कोशिश की कि अमेरिकन सॉइल के ऊपर एक सिख खालिस्तानी को ये लोग मतलब जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं जी, जी, उस जैसे बंदे को उन्होंने मरवाने की कोशिश की और साजिश की, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एक फ्रिक्शन आई हुई है। एंड आई थिंक कि मोदी की तस्वीर पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए और हंसते हुए वो लगेगी तो बड़े जोर की अमेरिका को जाकर। इस वक्त तो बेचैनी उधर चल रही है, लेकिन जिस तरह पुतिन के लिए ये बहुत एक अच्छा एक स्टेटमेंट है उन लोगों को देने का, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा स्टेटमेंट होगा अगर वो ब्रिक्स के अंदर बिल्कुल, घुस जाएं, और उसमें क्या होगा कि दे डू गेट एक्सेस टू पोटेंशियल ट्रेडिंग डील्स। या एंड पाकिस्तान को तो इस चीज की बड़ी जरूरत है बिकॉज वी आर अ डेट रिडन कंट्री। और वो जो ये सारे कहते हैं जी भिखारी भिखारी भिखारी, डेट रिडन कंट्री, आईएमएफ के लोन्स जितने हमें बेल आउट से जरूरत बिल्कुल, पड़ी है उतना मुझे बताया बिल्कुल, कोई और कौन से मुल्क को पड़ी है। हमारे लिए तो बिल्कुल, बहुत अच्छा है, लेकिन खैर मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपने आप को एक अट्रैक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर बनाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे, तो इंतहा पसंदी खत्म करनी पड़ेगी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म करनी पड़ती हो। एक तो वो आप ही के मुल्क के बारे में बुराई करता है, वो कहता है कि भारत बहुत अच्छा मुल्क है, तो तू उसको सिर्फ मोदी ना पसंद है, लेकिन भारत में उसको बड़ा प्यार मिला है। और पाकिस्तान में इतना बड़ा जुल्म जाकिर नायक के साथ कि उसका एक्सेस बैगेज था वो मुफ्त में लाना चाहा था और उससे 50% डिस्काउंट के ऊपर आपने चार्जेस ले लिए, इतना बड़ा जुल्म उसके साथ, इतना बड़ा अत्याचार। फिर ऊपर से जाकिर नायक वो जो चबड़ 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 कर रहा है कि वो पता है जाकिर नायक ने क्या कहा कि अगर 12 साल की खातून 112 साल के आदमी के साथ शादी करना चाहती है तो आप लोगों को क्या यस, प्रॉब्लम है? या यानी वो चाइल्ड मैरिजेस और पीडोफिलिया को भी वो अपनी बिल्कुल, रज़ामंदी दे रहा है, उसको भी या वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। हालाँकि ज़ाकिर नॉर्मल है, नाइक से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमसे 100 साल बड़ा आदमी क्या तुम खुद पे चढ़ाना चाहोगे तुम? मतलब ज़बरदस्त, ये बातें कर रहा है छोटी बिल्कुल, बच्चियों के बारे में, 12 साल की उम्र पे चाहे वो लड़का हो चाहे वो बच्ची हो, वो सारे तोंतले होते हैं। और यहाँ वो कह बिल्कुल, रहे हैं कि 112 साल का बंदा वो बिल्कुल ठीक है 12 साल की औरत के लिए। फिर जाकिर नायक कहते हैं कि जी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो औरत जिसकी तो शादी नहीं या हुई। फिर वो कहते जी, हैं कि उसको हलचल हो जाती है। जब वो या कोई न्यूज़ रिपोर्टर को देख रहा होता एग्ज़ैक्टली, है और हलचल ना हो रही एग्ज़ैक्टली, हो, तो फिर फटाफट साइकियाट्रिस्ट पे जाकर आप अपना चेकअप कराओ। तो जब इस तरह के लोगों को स्टेट गेस्ट के तौर पे सम्मानित किया जाएगा पाकिस्तान में, आप मुझे बताओ कि जितने भी एससीओ समिट्स आपने करने हैं, दुनिया को तो आप ये मैसेज सेंड आउट कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर। आई थिंक कि पाकिस्तान, अगर मुनीब कादिर जैसे लीडर इधर आ जाए, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का, क्योंकि मेरे जैसे लोग एक मॉडर्न और एक रैशनल थिंकिंग इधर लाना चाहेंगे, व्हिच शुड बी यस, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, या वेरी प्रैक्टिकल, जस्ट गेट ऑन विद इट। ये अगर मगर मगर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, नो। प्रैक्टिकलिटी क्या डिमांड करती है? व्हाट इज इट दैट विल ब्रिंग मनी टू आवर कंट्री? व्हाट इज इट दैट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी? या टूरिज्म बढ़ाओ। इधर ये तो वो चीजें भी चाहिए होती, सिर्फ ये कि मैं ब्रिक्स का मेंबर बना दिया और हम लोगों को फिर बहुत ज्यादा वो ट्रेडिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे, ये नहीं होता। राइट। मेरे ख्याल में जो बातें आपने मुनीब की उसकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिर्फ एससीओ समिट को होस्ट करके लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको बाकी एनवायरनमेंट भी देना होता है, तब जाके लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे कि कहा कि एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काबू करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल। ओवरकम करना पड़ेगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों को 1 महीने के लिए बुलाकर कराची में और लाहौर में
और इस्लामाबाद में पता नहीं जी, कभी कहते हैं जी 1.5 लाख लोगों ने उनको सुना, तो कभी कहते हैं 50,000 लोगों ने उनको सुना। गो के बड़ा टफ टाइम भी मिला है। मुझे इतना यकीन है कि वो अगर अगली दफा पाकिस्तान आएंगे, आई डोंट नो दैट, तो शायद काफी दफा सोचने के बाद आएंगे। उनको गालिबन वो वाली पजीराई नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे, और उसकी मुझे खुशी है। जिस लड़की ने कराची में उससे क्वेश्चन किया, फिर कुछ और लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए कि वो काफी गुस्से में भी आ गए। और लेकिन उल्टी सीधी जो बातें, बल्कि मैं उसको, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो बकवास वो करके जाएंगे अभी, वो मेरे ख्याल रिकॉर्ड का हिस्सा और वो रहेगा। ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेगी। ये अगर हमने कर ली तो फिर लोग हमें, हमारी तरफ आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लोग टूरिज्म के पीछे बिल्कुल। भी यहाँ पे आएंगे, कारोबार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें मिलेंगे भी और हमें भी वहां पे अपने कंट्रीज में आने देंगे। अदरवाइज वो कहेंगे यार इनको साइड पे रखो, दूर रहो इन लोगों से। ये मुनीब, बिल्कुल। बातें बहुत ज्यादा है और भी, लेकिन अगले शो में होप सो आपके साथ होती रहेंगी। और थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक बहुत यू वेरी मच शुक्रिया। फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।